तो आज हम खंगालने वाले हैं 18वीं सदी के भारत को। वो दौर जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने पैर जमा रही थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो करीब 1750 के आसपास के भारत की एक तस्वीर पेश करते हैं। आज की इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि उस वक्त यहाँ क्या चल रहा था। सियासत, पैसा टक्का, समाज, फौज, सब कैसा था। हाँ, क्योंकि यही वो जमीन थी जिस पर आने वाले आप देखिए 200 सालों की कहानी लिखी जानी थी। और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से ही पनपने लगी थीं। एक विशाल साम्राज्य जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था, वो बिखरने लगा था। बिल्कुल। औरंगजेब के बाद के जो मुगल बादशाह थे उनमें वो दमखम नजर नहीं आता है ना। दिल्ली का दरबार साजिशों का अड्डा बनता जा रहा था और दूर दराज के सूबों पर पकड़ वो ढीली पड़ती जा रही थी। तो चलिए इसी बिखराव से शुरू करते हैं। राजनीतिक हालात क्या थे उस वक्त? एक सबसे बड़ी बात तो यही थी कि केंद्रीय सत्ता यानी मुगल बादशाहत वो बस नाम की रह गई थी। औरंगजेब के बाद आए शासक, चाहे वो बहादुर शाह हों या मोहम्मद शाह रंगीला, वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। नतीजा, जो ताकतवर सूबेदार थे या मनसबदार, मतलब वो प्रांतीय गवर्नर या अधिकारी जिन्हें मुगलों ने ही नियुक्त किया था और जिन्हें अपने इलाकों में काफी अधिकार मिले हुए थे, वो अब लगभग अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे थे। हाँ, सुनने में आता है कि कई ऐसे नाम थे जो उस वक्त काफी ताकतवर हो गए थे, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान बुरहानुल मुल्क या फिर दक्कन में निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिन्होंने हैदराबाद रियासत की नींव रखी। ये लोग कहने को तो मुगल बादशाह के अधीन थे, पर असल में तो अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र शासकों की तरह ही थे। और ये सिर्फ नाम भर नहीं थे, उन्होंने बाकायदा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बना ली थी, अपनी सेनाएं खड़ी कर ली थीं और दिल्ली को महज नाम मात्र का नजराना भेजते थे, अगर भेजते भी थे तो। ये दिखाता है कि मुगल सत्ता कितनी खोखली हो चुकी थी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, और भी ताकतें सिर उठा रही थीं। जैसे कि मराठे, पश्चिम भारत में उनका दबदबा तो बढ़ता ही जा रहा था। बिल्कुल, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे न सिर्फ दक्कन में बल्कि उत्तर भारत में भी मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली पर मराठों का ही परचम लहराएगा। उन्होंने मालवा, गुजरात जैसे सूबों पर कब्जा कर लिया था और मुगल बादशाह तो एक तरह से उनके रहमो करम पर आ गए थे। उनकी घुड़सवार सेनाएं दूर दूर तक धाक जमा चुकी थीं। और उधर पंजाब में भी एक नई शक्ति उभर रही थी, सिख। बंदा बहादुर के विद्रोह के बाद कुछ समय के लिए दबे रहने के बाद वो मिसलों में संगठित हो रहे थे और पंजाब पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहे थे। और दक्षिण में देखें तो मैसूल में हैदर अली ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी, जो बाद में अंग्रेजों के लिए बड़ा सिरदर्द बने। तो कुल मिलाकर मंजर ये था कि भारत एक राजनीतिक नक्शे की तरह नहीं था, बल्कि कई छोटे बड़े आपस में लड़ते झगड़ते राज्यों का एक समूह जैसा बन गया था। मुगल बादशाह बस दिल्ली के आसपास के इलाके के नाम मात्र के शासक रह गए थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, सिख, ये सब अपनी अपनी धुन में थे। और अहम बात यह है कि ये अक्सर आपस में भी उलझते रहते थे, कभी सीमा विवाद पर, कभी व्यापारिक मार्गों पर, तो कभी सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए। और यहाँ स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं। इसी आपसी फूट और लड़ाई ने बाहरी ताकतों, खासकर यूरोपीय कंपनियों जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच, उनको यहाँ घुसपैठ करने का सुनहरा मौका दे दिया। वो एक भारतीय शासक को दूसरे के खिलाफ भड़काते, सैनिक मदद देते और बदले में व्यापारिक रियायतें और इलाके हासिल करते जाते। हाँ, ये फूट डालो और राज करो की रणनीति के लिए एकदम मुफीद माहौल था। भारतीय शासक अक्सर तात्कालिक फायदे के लिए इन विदेशी शक्तियों से हाथ मिला लेते थे, ये समझे बिना कि वो धीरे धीरे अपनी ही जमीन खो रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक उथल पुथल थी, इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा था? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि इस बिखराव के बावजूद स्रोत बताते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में भारत अब भी दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में गिना जाता था। हाँ, ये विरोधाभास काफी हैरान करने वाला है। वाकई, एक तरफ राजनीतिक बिखराव, लड़ाइयाँ और दूसरी तरफ भारत के हुनर और माल की दुनिया भर में मांग। खासकर कपड़ा उद्योग, भारत का बना कपड़ा, चाहे वो बंगाल का महीन मलमल हो, गुजरात का सूती कपड़ा या कोरोमंडल तट का छींट वाला कपड़ा, यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक हर जगह उसकी धूम थी। बिल्कुल, ये वो दौर था जब यूरोपीय कंपनियां भारत से कपड़ा, मसाले, शोरा, हाँ गन पाउडर बनाने के लिए और दूसरी चीजें खरीदकर यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचती थीं।
बदले में वो सोना चांदी भारत लाती थी, क्योंकि यूरोप के पास ऐसा कुछ खास था नहीं जो भारतीय खरीदना चाहे। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया भर का सोना चांदी खिंचकर यहाँ आ रहा था। अच्छा, और इस व्यापार में कौन लोग शामिल थे? क्या सिर्फ यूरोपीय कंपनियां ही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अब भी भारतीय व्यापारियों के हाथ में था। सूरत, हुगली, मसूलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों पर भारतीय सेठों, सौदागरों का बोलबाला था। लेकिन हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और पुर्तगाली कंपनियां भी बहुत तेजी से अपना जाल फैला रही थीं। उन्होंने अपनी बस्तियां बना ली थीं, किलेबंदी कर ली थी, और अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि राजनीतिक खिलाड़ी भी बनने की कोशिश कर रही थीं। अच्छा, तो व्यापार तो मतलब फल फूल रहा था, लेकिन आम आदमी, किसान, उसकी क्या हालत थी? क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो वही थे, है ना? वहीं पर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। कृषि मुख्य पेशा जरूर था, लेकिन किसानों पर बोझ बहुत ज्यादा था। एक तो लगान की दरें काफी ऊंची थीं, चाहे वो मुगल हों या नए क्षेत्रीय शासक, सब किसानों से ज्यादा वसूलना चाहते थे। ऊपर से जैसा हमने कहा, लगातार लड़ाइयां चलती रहती थीं। सेनाएं जब किसी इलाके से गुजरती थी तो खड़ी फसलें तबाह कर देती थी। कई बार किसानों को जबरन सेना में भर्ती कर लिया जाता था या उनसे रसद वसूली जाती थी। इससे खेतीबाड़ी चौपट हो जाती थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहर से भले ही सोना चांदी आ रहा था, पर अंदरूनी तौर पर अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी? हाँ, धीरे धीरे यही हो रहा था। सोचिए ना, दुनिया भर से सोना चांदी भारत खिंचा चला आ रहा था, लेकिन देश के अंदर ही राजनीतिक लड़ाइयाँ, भारी टैक्स और प्रशासनिक अस्थिरता वो इस दौलत की नींव को घुन की तरह खा रहे थे। क्षेत्रीय शासकों की आपसी लड़ाइयों से व्यापारिक मार्ग भी असुरक्षित हो गए थे। लूटपाट आम थी। यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती ताकत और प्रतिस्पर्धा भी भारतीय व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। कुछ भारतीय शासक तो इन कंपनियों से भारी ब्याज पर कर्ज भी लेने लगे थे, जिससे वो और उनके राज्य कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। ये तो वाकई एक जटिल तस्वीर है। मतलब समृद्धि के साथ साथ क्षय के बीज भी मौजूद थे। अब अगर समाज की बात करें तो वहां क्या स्थिति थी? क्या समाज भी उतना ही बंटा था जितनी की सियासत? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि भारतीय समाज उस समय कई आधारों पर गहराई से विभाजित था। सबसे बड़ा विभाजन तो जाति का था। जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी और जन्म पर आधारित थी। ऊंची मानी जाने वाली जातियों को समाज में विशेष स्थान और अधिकार प्राप्त थे, जबकि निचली मानी जाने वाली जातियों को भयानक भेदभाव और अपमान झेलना पड़ता था। उनके पेशे बंधे हुए थे, सामाजिक मेलजोल पर पाबंदियां थी, गतिशीलता लगभग 9 के बराबर थी। और धर्म के आधार पर भी विभाजन थे? हाँ, हिंदू और मुसलमान 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय थे और उनके बीच रिश्ते हमेशा मधुर नहीं रहते थे। हालांकि स्थानीय स्तर पर साथ रहने और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होने की परंपराएं भी थी, लेकिन राजनीतिक स्तर पर शासक वर्ग कई बार धार्मिक पहचान का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते थे। इसके अलावा क्षेत्र के आधार पर भी पहचान बहुत मजबूत थी। लोग खुद को बंगाली, मराठी, पंजाबी या तमिल पहले मानते थे, भारतीय बाद में। महिलाओं की स्थिति के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? ज्यादातर स्रोतों के अनुसार महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज पुरुष प्रधान था, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, कम उम्र में शादी यानी बाल विवाह आम था, कई समुदायों में पर्दा प्रथा का चलन था और कुछ इलाकों में, खासकर उच्च जातियों में, पति की मृत्यु पर पत्नी को भी उसकी चिता पर जिंदा जला देने की अमानवीय सती प्रथा भी मौजूद थी। हाँ, कुछ अपवाद जरूर रहे होंगे, कुछ शक्तिशाली रानियां या महिलाएं जरूर हुई होंगी, लेकिन आमतौर पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। और शिक्षा? क्या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ तरक्की हो रही थी उस समय? शिक्षा ज्यादातर पारंपरिक ढर्रे पर ही चल रही थी। हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और गुरुकुल थे, जहां संस्कृत, धर्मग्रंथ, ज्योतिष और गणित पढ़ाया जाता था। मुसलमानों के लिए मदरसे थे, जहां कुरान, इस्लामी कानून, फारसी और अरबी की तालीम दी जाती थी। आधुनिक विज्ञान, पश्चिमी विचारों या दुनिया में हो रहे बदलावों की जानकारी इन शिक्षण संस्थानों में कम ही मिलती थी। शिक्षा का उद्देश्य ज्यादातर धार्मिक या प्रशासनिक जरूरतें पूरी करना था। तो कुल मिलाकर समाज भी अंदर से काफी बटा हुआ और पारंपरिक सोच में जकड़ा हुआ था।
यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, राष्ट्रीय एकता का अभाव। क्या लोग खुद को एक देश का नागरिक महसूस करते थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उस समय भारत या इंडिया एक भौगोलिक इकाई जरूर थी, लेकिन एक राजनीतिक या भावनात्मक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान बहुत धुंधली थी। जैसा मैंने कहा, लोगों की वफादारी अपने स्थानीय राजा, अपनी जाति, अपने धर्म या अपने क्षेत्र के प्रति ज्यादा थी। हम सब भारतीय हैं वाली भावना उस वक्त मजबूत नहीं थी। कोई साझा राष्ट्रीय चेतना या पहचान नहीं पनप पाई थी। तो मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज या फ्रांसीसी आए तो उनका सामना किसी एक एकजुट भारत से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि कई अलग अलग रियासतों और समूहों से हुआ जो अक्सर आपस में ही लड़ रहे थे। ये तो उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा फिर। निश्चित रूप से ये शायद सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक थी। जब दुश्मन दरवाजे पर हो और घर के लोग आपस में ही लड़ रहे हों, तो नतीजा क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस राजनैतिक और सामाजिक बिखराव के बावजूद सांस्कृतिक स्तर पर कुछ धागे जरूर थे जो लोगों को आपस में जोड़ते थे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। इतनी उथल-पुथल के बीच भी कला, साहित्य, संगीत कैसे फल फूल रहा था? देखिए, मुगल दरबार कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन उसकी शान और शौकत की छाप अब भी बाकी थी। चित्रकला और वास्तुकला में मुगल शैली का प्रभाव तो था ही, साथ ही राजस्थान और पहाड़ी रियासतों में राजपूत शैली की चित्रकला भी खूब विकसित हो रही थी। लखनऊ, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद जैसे नए क्षेत्रीय केंद्रों में वहां के नवाबों और शासकों ने भी कलाकारों, शायरों और संगीतकारों को संरक्षण दिया। और भाषाओं का क्या हाल था? क्षेत्रीय भाषाएं इस दौर में काफी मजबूत हुईं। मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, लेकिन आम बोलचाल और साहित्य में उर्दू का विकास तेजी से हो रहा था। इसी तरह बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी जैसी भाषाओं में भी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हो रही थीं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव अब भी था और लोक संगीत तथा नृत्य की परंपराएं भी जीवित थीं। स्थानीय शासक अक्सर इन सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे, शायद अपनी सत्ता को वैधता दिलाने के लिए भी। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक पतन के बावजूद सांस्कृतिक जीवन पूरी तरह ठप नहीं हुआ था। संस्कृति अक्सर राजनीति की उथल-पुथल से बच निकलती है, खासकर जब उसे स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत सहारा मिलता रहे। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद ब्रिटिश विजय में सबसे निर्णायक साबित हुआ, सैन्य ताकत। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सुनने में आता है कि भारतीय शासकों के पास सेनाएं तो बहुत बड़ी-बड़ी थी, लाखों की संख्या में सैनिक होते थे। फिर भी वो यूरोपीय शक्तियों से क्यों हार जाते थे? क्या कारण था? देखिए, संख्या बल होना एक बात है और सेना का कारगर होना बिल्कुल दूसरी। भारतीय सेनाओं की कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं। पहली, संगठन और अनुशासन की कमी। सेनाएं अक्सर अलग-अलग सरदारों या सामंतों की टुकड़ियों का एक ढीला-ढाला जमावड़ा होती थीं, जिनमें आपसी तालमेल और एक कमान के तहत लड़ने का अभाव होता था। अनुशासन भी वैसा नहीं था जैसा यूरोपीय सेनाओं में था। अच्छा। और हथियारों के मामले में? हथियार भी पुराने पड़ चुके थे। पैदल सेना ज्यादातर तलवार, भाले और तीर कमान पर निर्भर थी। बंदूकें थीं, लेकिन वो यूरोपियन मस्केट जितनी उन्नत नहीं थी। तोपखाना भी था, लेकिन यूरोपीय तोपों के मुकाबले कम मारक और चलाने में धीमा था। युद्ध की रणनीति भी ज्यादातर परंपरागत थी, जिसमें घुड़सवार सेना के हमले पे ज्यादा जोर होता था। इसकी तुलना में यूरोपीय सेनाएं कैसी थीं? ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं में क्या खास बात थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका अनुशासन और प्रशिक्षण। उनके सैनिक बाकायदा ड्रिल करते थे, एक साथ कदम मिलाकर चलना, एक साथ फायर करना सीखते थे। उनकी कमान ज्यादा संगठित थी। उनके पास बेहतर बंदूकें थीं, हल्की और तेजी से दागे जा सकने वाली तोपें थीं और उनकी नौसेना भी बहुत ताकतवर थी। अच्छा, नौसेना? हाँ, जिससे वो समुद्र पर नियंत्रण रखते थे और जरूरत पड़ने पर कहीं भी अपनी सेना उतार सकते थे। समझ गया। स्रोतों में एक और बात का जिक्र आता है, भारतीय शासकों का भाड़े के सैनिकों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। इसका क्या असर पड़ता था? ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ी। भारतीय शासकों की सेनाओं में बड़ी संख्या में ऐसे सैनिक होते थे जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे। उनमें अपने शासक या राज्य के प्रति वफादारी की भावना कम होती थी। अगर उन्हें दूसरी तरफ से ज्यादा पैसा या बेहतर पेशकश मिलती तो वो पाला बदलने में हिचके नहीं थे। इसके विपरीत यूरोपीय कंपनियों के सैनिकों में, चाहे वो यूरोपीय हों या भारतीय सिपाही,
उनमें अपनी कंपनी या रेजिमेंट के प्रति ज्यादा निष्ठा होती थी। उन्हें नियमित वेतन और सेवा की सुरक्षा मिलती थी। तो इसी सैन्य अंतर का नतीजा शायद हमें प्लासी, जो 1757 में हुई, और बक्सर 1764 जैसी लड़ाइयों में देखने को मिला, जहां अंग्रेजों ने संख्या में कहीं ज्यादा बड़ी भारतीय सेनाओं को हरा दिया। बिल्कुल, प्लासी की लड़ाई तो खैर असल में लड़ाई कम, साजिश ज्यादा थी, जहां नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। लेकिन बक्सर की लड़ाई 1764 वाली, उसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को हराया। ये लड़ाई सैन्य श्रेष्ठता का असली प्रमाण थी। इसने साबित कर दिया कि महज संख्या बल से कुछ नहीं होता। बेहतर संगठन, अनुशासन, नेतृत्व और तकनीक ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये सारे टुकड़े अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश विजय के कारणों को समेटना चाहें तो स्रोत हमें क्या मुख्य बातें बताते हैं? देखिए, कोई एक कारण नहीं था, ये कई सारी चीजों का मिला जुला नतीजा था। सबसे पहले तो, जैसा हमने विस्तार से देखा, भारत का राजनीतिक बिखराव। कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी और क्षेत्रीय शक्तियां आपस में ही लड़ने में उलझी हुई थीं। इसने अंग्रेजों को एक एक करके सबको साधने या हराने का मौका दिया। हाँ, और इसी से जुड़ा है मुगल साम्राज्य का पतन, जिसने एक तरह का शक्ति शून्य, एक वैक्यूम पैदा कर दिया था, जिसे भरने के लिए कई दालेदार खड़े हो गए, जिनमें यूरोपियन कंपनियां भी शामिल थीं। बिल्कुल। फिर आता है सैन्य कारक। अंग्रेजों की बेहतर फौजी ताकत, उनके हथियार, उनका अनुशासन और उनकी रणनीति भारतीय सेनाओं पर भारी पड़ी। बक्सर जैसी लड़ाइयों ने ये साफ कर दिया। और समाज के स्तर पर देखें तो वो जो राष्ट्रीय एकता या साझा पहचान की कमी थी, उसने भी अहम भूमिका निभाई। लोगों की वफादारी बटी हुई थी, जिससे किसी बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ एक होकर लड़ना मुश्किल हो गया। सही कहा। साथ ही कुछ हद तक भारतीय शासक वर्ग में अदूरदर्शिता और भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार था। कई नवाबों और राजाओं ने तात्कालिक लाभ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया या उनसे साठगांठ कर ली, ये समझे बिना कि वो लंबे समय में अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे चालाक और महत्वाकांक्षी ब्रिटिश अधिकारियों ने इन कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया। उनकी कूटनीति भी बहुत कारगर साबित हुई। मिलकर वो जमीन तैयार करते हैं जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो महज एक व्यापारिक संस्था के रूप में आई थी, धीरे धीरे भारत की राजनीतिक मालिक बन बैठी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। शुरुआत बंगाल से हुई और फिर अगले 100 सालों में मैसूर, मराठों, सिखों और दूसरी रियासतों को हराकर उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 18वीं सदी के मध्य का भारत अपनी तमाम सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के बावजूद राजनीतिक और सैन्य रूप से इतना कमजोर और विभाजित था कि एक संगठित बाहरी शक्ति के लिए उसे जीतना संभव हो पाया। ये पूरी बातचीत हमें इस नतीजे पे लाती है कि ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ सांस्कृतिक जीवंता और व्यापारिक समृद्धि, तो दूसरी तरफ राजनीतिक विखंडन, सामाजिक विभाजन और सैन्य कमजोरी। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई समाज अंदर से कमजोर और बटा हुआ होता है तो बाहरी ताकतों को घुसपैठ करने और हावी होने का मौका मिल ही जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज की श्रोता के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या किसी देश की आंतरिक एकता और मजबूत संगठन ही बाहरी चुनौतियों का सामना करने की सबसे बड़ी गारंटी है? और क्या इतिहास हमें बार बार यही सबक सिखाता है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।